WD एक्ट हम कर रहे थे और समझते हैं कि हमने कुछ चीज़ों पे बात भी की थी, आपको याद होगा। कुछ इसमें बेसिक सी दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो एक्ट है ये बहुत जोर देता है इस बात पे, एम्फेसाइज करता है किस पे, राइट टू इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सबको अवसर मिले और इक्वालिटी का जो है राइट हो। राइट टू इनहेरिट एंड ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकें जो दिव्यांग लोग हैं। राइट टू होम एंड फैमिली एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स अमॉन्ग अदर्स, ये सारे काम एक दिव्यांग जन भी कर पाए, उनको इक्वालिटी का यानी हर जगह आने जाने का अवसर हो, नौकरी में अप्लाई करने का अवसर हो, है ना, ये सारे अवसर मिल पाए। ये सब बात हम वैसे कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि जो आपको समझ रहा है। इसमें दो चीज़ें हैं जो आप एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो, वो है कि एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 and 18। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट की जब आप बात करते हैं तो जो नॉर्मल केस में जो एज है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की वो है 6 से 14 वर्ष, लेकिन जब डिसेबल्ड बच्चे की बात होती है तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अलग से ये बात कही गई है कि एज ग्रुप ऑफ 6 and 18 या 6 to 18 ईयर्स शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, यानी 6 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। तो निःशुल्क शिक्षा किसकी, आपकी 6 to 18 ईयर्स, 6 से 18 वर्ष के बीच में जो बच्चा है उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल पाए। ठीक, द न्यू एक्ट विल ब्रिंग आर लॉ इन लाइन विद द, जो इंटरनेशनल लेवल का एक लॉ है, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, UNCRPD कहते हैं। इसके लेवल पे ये हमारा जो नया लॉ है 2016 वाला आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इस एक्ट ने हमारे जो दिव्यांगजन अधिकार हैं उनको ये इंटरनेशनल लेवल का बना दिया, यानी इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी इंक्लूड की जो होनी चाहिए थी, जो शायद 1995 वाले एक्ट में शामिल नहीं थी। सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ थी। गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन है वो 3 से बढ़ा करके 4% किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ हुई हैं। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में यदि हो रही हो तो आप बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये सब पे चर्चा हम कर चुके हैं कि जो अगर आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं तो 40% या उससे अधिक डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को जो भी राइट्स होंगे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में वो मिलेंगे। ये कुछ 7 डिसेबिलिटीज़ हैं जो 1995 वाला एक्ट, जो इससे पहले का एक्ट था 1995 में, PWD बोलते हैं उसको, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, तो ये है 2016 और ये है 1995 में। इसमें कुछ टोटल जो है वो 7 डिसेबिलिटीज़ शामिल थी, 7 डिसेबिलिटीज़ शामिल थी, 7 डिसेबिलिटी टोटल। ठीक है, ब्लाइंडनेस, दृष्टि बाधित है, देख नहीं सकता व्यक्ति। लो विजन, एक सर्टेन विजन से कम अगर देख पाता है, पूरी तरह से नहीं देख पाता, बाधित है दृष्टि। लेप्रोसी क्योर्ड, कुष्ठ रोग बोलते हैं जिसको। हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में दिक्कत है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हड्डियों से संबंधित समस्या, चलने फिरने में दिक्कत, बच्चा व्हील चेयर पे है। मेंटल रिटार्डेशन है और मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में बहुत सारी जो है इलनेसेस हैं जो आती हैं आपकी। ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आते हैं। तो ये 7 टाइप्स थे। अब कितने हैं टोटल डिसेबिलिटी जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, वो 7 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई हैं, 21। और ये भी कहा गया है कि नई डिसेबिलिटीज को भी ऐड कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन दे करके नई डिसेबिलिटीज को भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में लाया जा सकता है। ये हैं वो 21 डिसेबिलिटीज जो करंट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जिनकी बात करता है। इनको एक एक करके डिस्कस भी करने वाले हैं। इनको 6 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं टोटल के। फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गई, चलने फिरने में दिक्कत है। विजुअल इंपेयरमेंट, या तो बिल्कुल नहीं दिखता या पार्शियली दिखता है। हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने से संबंधित दिक्कत है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी आते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा डिसेबिलिटी ड्यू टू क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ब्लड से संबंधित जो डिसऑर्डर्स हैं, इनको 6 कैटेगरी में बांट देते हैं। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज में हो सकता है एक व्यक्ति को चलने में भी दिक्कत हो और ब्लड की भी दिक्कत हो, तो कई सारी एक साथ अगर डिसेबिलिटी हैं, 2 या 2 से अधिक, ये 6 कैटेगरी में बट जाती हैं। ये जो आपकी 21 डिसेबिलिटी है, ये आपको पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के तौर पे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रट्टे लगाने हैं या इसको हम अलग से बहुत हिंदी में देखें। फिजिकल डिसेबिलिटी सिंपल है, चलने फिरने में दिक्कत है। विजुअल इंपेयरमेंट या हियरिंग इंपेयरमेंट जो है ये सेंसरी के अंदर आते हैं, देखने या सुनने में दिक्कत है। डिसेबिलिटी जो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ठीक, ब्रेन से संबंधित। मल्टीपल डिसेबिलिटीज में कई सारी डिसेबिलिटीज आ जाएंगी। न्यूरोलॉजिकल में आपका वो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी भी आ जाती हैं जिसमें डिसलेक्सिया वगैरह भी शामिल हैं।
आएंगे उस पर भी। अब एक एक करके पहले इन डिसेबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर्स, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पार्किंसंस डिजीज, स्पेसिफिक लर्निंग। अब एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलती हूँ। एसिड अटैक सर्वाइवर का आपको पता है, लक्ष्मी इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। मूवी बनी थी छपाक, क्रॉनिक मतलब ज्यादा सीवियर, ठीक है। छपाक मूवी बनी थी अभी, दीपिका पादुकोण ने उसमें एक्ट किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स जिनके ऊपर एसिड का अटैक हुआ है, तेजाब का, और वो सर्वाइव कर जा रहे हैं, उनको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि जीवन सेम नहीं रह जाता उनके लिए फिर, तो उनके कुछ अधिकार होने चाहिए। मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, आपकी जो मसल्स हैं वो डिस्ट्रोफी मतलब ठीक से फॉर्म नहीं हुई है, बहुत ही कमजोर है नॉर्मल मसल्स के मुकाबले, तो इनको भी इसमें शामिल किया गया है। पार्किंसंस डिजीज बुढ़ापे में होती है जनरली, चलने फिरने में कंपन होती है, और भी बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं, उस पर अभी हम करेंगे एक एक करके डिस्कस। या मिडिल एज में हो सकती है किसी को। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, SLD बोलते हैं, जो आपका बच्चा है जो डिसलेक्सिया जिसकी हम बात करते हैं, यानी पढ़ने में समस्या है, रिवर्स राइटिंग में पढ़ता है, वो सारी स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज हम करेंगे अभी। सर्टिफिकेट कैसे बनता है, हॉस्पिटल जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, आसपास जो भी होगा वो सर्टिफाई करेगा आपको, ठीक। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसमॉर्फिया, डिसग्राफिया, ये सब आते हैं, ये हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज अलग से करेंगे, ठीक है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, ये भाषा से संबंधित, डेफ एंड डम हो सकता है बच्चा, यानी बोलने में दिक्कत हो, मूक बधिर हो सकते हैं, जेस्चर से समझते हो, ठीक है ना। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आपकी इसमें आ जाएंगी, भाषा से संबंधित जो विकृतियां हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक साथ हैं, अगर डेफ ब्लाइंडनेस यानी सुन भी नहीं सकता और ब्लाइंड भी है बच्चा, तो मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं। कितनी क्या है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक साथ हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। थैलेसीमिया ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक कंडीशन है, इस पे भी बात करेंगे। ब्लाइंडनेस, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सीवियर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, दिमाग की इतनी सारी बीमारियां हैं जो न्यूरॉन्स के चलते हो जाती हैं, डिप्रेशन भी हो सकता है हाई लेवल का। मेंटल इलनेस तो इसमें आ ही जाएंगी। न्यूरोलॉजिकल में और भी कुछ कंडीशंस हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ब्लाइंडनेस हो गया, लेप्रोसी क्योर, जो कुष्ठ रोग जो क्योर हो सकता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, किसी का एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, चलने में दिक्कत है, वो सब यहाँ आ जाएंगे। मल्टीपल स्लेरोसिस, ये भी आपका नर्व से संबंधित होता है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आपकी नर्व जो है ठीक से नहीं फॉर्म हो पा रही है। हीमोफीलिया, ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। सेरेब्रल पाल्सी, जन्म के समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ब्रेन को, या मल्टीपल रीजंस होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है, ठीक है ना। मतलब व्यक्ति जो है वो फिर मूव नहीं कर पाएगा, व्हील चेयर पे रहेगा। वो जो जीरो मूवी की अनुष्का शर्मा है वो इसका उदाहरण है। फिर सिकल सेल डिजीज है, ये भी ब्लड से संबंधित है, कि आपकी जो सेल्स हैं वो ऐसे खोखली टाइप हो जाती हैं, जैसे एक दराती टाइप का शेप ले लेती हैं, जिसमें जान नहीं होती उन सेल्स में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, जिसमें कई सारे डिसऑर्डर आते हैं, ADHD, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं इनको। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बौद्धिक स्तर पे हो सकता है IQ इतना कम हो, रिटार्डेड की स्थिति हो, ठीक है ना। लो विजन, कम दिखता हो, कम सुनता हो, हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकती है, डॉर्फिज्म यानी बोनापन, ये सब हो सकता है। अब एक एक करके जो इसमें से इंपॉर्टेंट हैं, यानी जो ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यार हो सकता है, कोई बात नहीं, अभी तारतीला इसमें अभी समझने को कुछ भी नहीं है ना। समझने को अभी कुछ नहीं है, अभी जस्ट मैं लिस्ट बता रही हूँ आपको कि ये होते हैं 21 डिसेबिलिटीज। जब आपको नोट्स में मिलेंगे तो उनका दो दो बार आप रीड कर लेंगे, ताकि आपको पता हो कि ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आते हैं, बस इतना ही है। अभी मैंने ऐसा कोई डिटेल दी ही नहीं है, जो जरूरी डिटेल है जिन जिन, क्योंकि 21 के 21 बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट जिनकी जरूरत है वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। हालत तो आज ऐसी है कि 7:30 वाली क्लास का ऑफ करने का ही मन कर रहा है। गले की बैंड बजी हुई है बिल्कुल, और नहीं, मायोपिया को कैसे काउंट करोगे। चलो खैर, आगे बढ़े। हो रहे हैं प्राची, कमेंट शो हो रहे हैं भाई।
चले देखिएगा, तो जब हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई जाएगी प्रियांशी, इसमें शामिल नहीं आएगा ना, दूर की नजर कमजोर है, अब इसको थोड़ी डिसेबिलिटी में काउंट करोगे, एक लिमिट से ज्यादा होगी तब आएगा। थैंक यू मैरिंग। नहीं रीटा, चलिए जिंजर खा लेना मैम, गला ठीक हो जाए, ठीक है जी कर देंगे ये भी काम। ये थोड़ा ना पोल्यूशन से ज़्यादा इस पे असर है। देखिए एसिड अटैक विक्टिम की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो तेजाब वाले विक्टिम्स हैं बेसिकली, मीन्स अ पर्सन डिसफिगर्ड, यानी विकृत हो गया है व्यक्ति, ड्यू टू वायलेंट असॉल्ट्स बाय थ्रोइंग ऑफ एसिड और सिमिलर कोरोसिव सब्सटेंस। एसिड यानी तेजाब या फिर कोई इस तरह का सब्सटेंस व्यक्ति के ऊपर फेंका गया है और उससे वो क्या हुआ है, डिसफिगर्ड हो गया है, विकृति हो गई है 40% से ज्यादा, यदि 40 या 40% बढ़ जाएगा नीलम, तो ये क्या होगा मधुबाला, ये व्यक्ति जो है आपका एसिड अटैक विक्टिम में काउंट होगा, जो कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत एक डिसेबिलिटी है। तो अगर ये सर्टिफिकेट है तो ये सारे राइट्स इनके भी हैं, ठीक है। इसमें लक्ष्मी जो है वो एक इसका बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है, और छपाक मूवी बनी थी, दीपिका पादुकोण ने उसमें एक्ट किया था। तो उनका क्योंकि पूरा जीवन व्यक्ति का पलट जाता है एक तरह से, समाज नॉर्मली, आप देखो ना जैसी सोसाइटी है शादी से लेके, और मैं तो खैर शादी को सबसे आखिरी चीज़ मान के चलती हूँ कि मतलब उतना महत्वपूर्ण चीज़ मुझे नहीं लगती वो, लेकिन उसके अलावा शादी भी जिनको लगती है समाज में जिसको करनी है मान लो, वो सोसाइटी में नॉर्मल शादी होना तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत रेयर लोग होंगे उस तरह के कि जिनको इस बात से फर्क ही ना पड़े, है ना। और लड़कियों के केस में तो ऐसा बना दिया गया है, उनको तो घर वाले खाना कम खिलाएंगे, कहेंगे बेटा तुम तो एक काम करो, स्किन का ध्यान रखो रात और दिन, क्योंकि तुम्हें तो एग्जीबिशन में जाना है ना। तो वो वाली स्थिति है, तो सोचो कितना दिक्कत है जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं। ये बहुत सारे केसेस होते हैं, आपने सुना होगा, है ना, कि किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो इस बात पे एसिड फेंक दिया, एसिड बैन है जबकि। तो ये सब बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो समाज में एग्जिस्ट करती हैं, और लोगों की एटीट्यूड में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। इवन आप छोड़ दीजिए लोगों का रिएक्शन, जहाँ ये व्यक्ति काम भी करने जाएगा वहाँ भी लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे, या अगर कुछ भेदभाव तो नहीं करेंगे, लोग बहुत ही खराब है, उनको लगता है जैसे ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है वो बदल जाते हैं। ये तो एसिड अटैक विक्टिम की बात है, आप रिश्तेदारी में देख लीजिए, अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं, आपका नाम है, सब ऐसे फिरेंगे आगे पीछे जैसे पता नहीं आपसे बड़ा ईश्वर उनको कोई मिला ही नहीं था आज से पहले, और आपसे ज्यादा प्रेम, उनसे ज्यादा प्रेम आपको कोई करता ही नहीं है। अपना एक रिश्तेदार वो उठा लीजिए जो शायद उतना आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, थोड़ा उतना सक्षम ना हो, और उसको देख लीजिए कितने लोग इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी जो है बहुत ही प्यारी सी चीज है, ठीक है ना। खैर देख लेंगे, वो तो इतनी दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मैनेज समृद्धि, देखते हैं। तो एसिड अटैक विक्टिम जो है इसमें इंक्लूड होते हैं डॉर्फिज्म, यानी बोनापन, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इनको इसलिए राइट्स देना यहाँ जरूरी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, कुल मिला के बात ये है। डॉर्फिज्म यानी बोनापन मींस अ मेडिकल, पहले ये शामिल नहीं था, अगर आप देखेंगे पुराने वाले में जो आपका या एसिड अटैक विक्टिम्स को भी जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट था 1995 वाला, ये 2016 में इसको शामिल किया गया है। हाँ अपने घर में भी, बिल्कुल सही बात है, अपने घर में भी, ये दुनिया का बहुत बड़ा सच है कि आपकी पूछ तभी है जब आप कुछ काम के हैं, आप खुद को भी बहुत अच्छे नहीं लगते अगर आप जीवन में काम ना करें, ये भी सच ही है। तो वो ऐसा ही है, इसको एक्सेप्ट करने में हमें समय लगता है, बट एक रियलिटी है। और दूसरा, आप इस चीज़ को बदल सकते हैं कि जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भाव देता है नहीं देता है, मेरे को पता है यार तुम किस लिए दे रहे हो भाव, अपने घर पे रहो, खुश रहो। इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी के साथ गलत व्यवहार करती हूँ, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, है ना, क्योंकि आज शायद मैं उस पोजीशन में हूँ जहाँ भाव बहुत मिलता है, ठीक। और और मैं खुद से ये नहीं करती हूँ कि सामने वाले को की पोजीशन देख के उसको भाव दूं, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी को नकारो, तो ठीक है, अगर किसी से विचार मिलते हैं, कोई अच्छा लगता है तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, बढ़िया है, करो दोस्ती, दो अपना समय, नहीं लगे तो कुछ भी है भाई, जाओ अपने रास्ते, आपका जीवन आपसे ही चलेगा। तो आप वो परिवर्तन, जो गांधी जी वाला कोट है, बहुत ही सही है कि आप वो परिवर्तन बनिए जो आपको चाहिए दुनिया से, है ना। जो चेंजेस आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो आप खुद में ले आइए, इतना ही कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा दुनिया भर की चीज़ें नहीं है कि मेरे आसपास के लोग, है ना, उनके साथ आप ठीक रह सको, और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। एनीवे, तो डॉर्फिज्म यानी बोनापन, बोनापन की जब हम बात करें तो मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन,
यानी एक मेडिकल कंडीशन है, एक जेनेटिक कंडीशन है, रिजल्टिंग इन एन अडल्ट हाइट ऑफ 4 फीट 10 इंचेस 147 सेंटीमीटर्स और लेस अगर किसी की हाइट है तो हम कहेंगे कि वो ड्वार्फिज्म की कैटेगरी में आता है, अगर 4 फीट 10 इंच से कम हाइट है या 4 फीट 10 इंच है या उससे कम है तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में वो फिर काउंट होगा। हीमोफीलिया ये ब्लड डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आता है। मींस एन इनहेरिटेबल डिजीज, यानी इनहेरिटेंस से जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी इनहेरिट करते हैं, लड़कों में जनरली होता है बट माओ से आ सकता है। मतलब यूजुअली अफेक्टिंग ओनली मेल बट ट्रांसमिटेड बाय विमेन टू देयर मेल चिल्ड्रन। तो होता मेल्स में ही है, होता मेल्स में ही है, लेकिन फीमेल्स यानी मदर से ये ट्रांसफर होता है। जेनेटिक है, ऐसा है कि अगर मदर से ट्रांसफर होना है लेकिन लड़की को नहीं जाएगा क्योंकि होता नहीं है लड़कियों में ये, तो ये मेल चाइल्ड को ही होगा। कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस और इंपेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड सो दैट अ माइनर वुंड रिजल्ट इन फेटल ब्लीडिंग। यानी ये कैरेक्टराइज होता है किससे? बाय लॉस और इंपेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल क्लॉटिंग एबिलिटी। जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, मान लीजिए आपको कोई कट लगे तो वो क्लॉट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो ब्लड रुकना बंद हो जाएगा। हीमोफीलिया वाले का छोटा सा कट भी बंद नहीं होगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी है उसमें, खून में, वो इनकी कम होती है या बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। सो दैट अ माइनर वुंड रिजल्ट इन फेटल ब्लीडिंग। एक हल्का सा भी वुंड या एक हल्का सा भी जख्म जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है इनके लिए, हीमोफीलिया के लिए। कि नॉर्मल ब्लड सेल्स और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, फिर रुक जाती है थोड़ी देर में, आप देखते हो पानी से धो लिया या कुछ लगा लिया। इनकी ब्लीडिंग बहुत फास्ट होगी, जरा सा फेटल हो जाएगी, जरा सी इंजरी भी, जरा सा कट भी, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है। जमने की जो क्षमता होती है ब्लड क्लॉटिंग की, वो यहाँ पे इंपेयर्ड होती है, वो प्रभावित होती है हीमोफीलिया में। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ये ऐसा दिखता है कि नॉर्मल ब्लड वेसल जो है इस तरह की दिखती है, जो हीमोफीलिया वाला व्यक्ति है उसकी क्लॉटिंग की इनेबिलिटी है। नॉर्मल ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग हुई, कुछ कट लगा, क्लॉट होके हेल्दी ब्लड है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, तो जिसको हीमोफीलिया नहीं है मान लो तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन जिसको हीमोफीलिया है, इनेबिलिटी टू क्लॉट, ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ब्लड का ज्यादा नुकसान हो जाएगा तो फेटल इंजरी या डेथ के चांसेस हैं। तो हीमोफीलिया को भी इसमें शामिल किया है। तो अब सोचो ना, आप जीवन में कट तो कई बार लग जाते हैं भाई, आप कहीं हल्का सा कट लग गया कुछ करते हुए, चाकू चलाते हुए, मतलब घर में सब्जी काटते हुए, कुछ और करते हुए लग जाता है कई बार कट, आपको पता भी नहीं लगता, हाँ हल्का सा खून निकला, ठीक है। लेकिन हीमोफीलिया वहीं अगर किसी को उसी के लिए वो जानलेवा साबित हो जाएगा। ये क्या है? जेनेटिक है एक तरह से। ठीक है, अब पता नहीं यार, मैंने तो उनको पूछा नहीं आई मीन देखा नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है थैलेसीमिया। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड होता है। मींस अ ग्रुप ऑफ, अब आप देखिए अगर आपको इनमें से कुछ नहीं है तो ऑलरेडी ही आपके जीवन में कितनी सारी समस्याएं तो वैसे ही कम है। जिसको है वो ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि वो अब जीवन नहीं जिएगा या उसको जीने का अधिकार नहीं है, वो अच्छा नहीं करेगा जीवन, सब कर सकता है, लेकिन आप देखो ना चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं, वैसे ही जीवन में इतने चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। हाँ, विटामिन के की डेफिशिएंसी इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये जेनेटिक है, ये ऐसा नहीं है। ये हीमोफीलिया का मतलब ये नहीं है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई इसलिए हीमोफीलिया हो गया। हो सकता है अगले का ठीक भी हो लेकिन नहीं ब्लड क्लॉट होगा, क्योंकि वो जेनेटिक है। वो बाद में नहीं, मैं और आप खाना छोड़ दें उसकी वजह से विटामिन मिनरल की कमी हो जाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हसीना क्या है यहाँ पे, हसीना खातून, कि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जो कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या इतने सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हम पढ़ रहे हैं ज्यादातर जेनेटिक हैं, या कुछ ऐसा हो गया है आसपास के दिक्कत है। हाँ ठीक बात अंजलि। तो अगर हम देखें, ये टेस्ट में आ जाता है, रिपोर्ट्स में आ जाता है ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज दिस थैलेसीमिया सॉरी माइनर। तो इसमें फिर आगे आपको उस हिसाब से पार्टनर भी वही देखना पड़ता है कि जिसको फिर वो हो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है। मैम ब्लड रोका भी जा सकता है कॉटन लगाकर? अब वो तो यार सिचुएशन डिपेंड करेगा। इतना हल्का होता तो फिर इसको हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नहीं डालते, है ना। ये लोग कैसे टैकल करते हैं उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, बट इट एग्जिस्ट, इतना हमें पता होना चाहिए, तो सेंसिटिव होना है। तो आप सोचिए आपके जीवन में आप बैठ के पढ़ पाते हैं, चल पाते हैं। अभी जिसको लंग्स की दिक्कत होगी, जो दिल्ली में रह रहा है, मान लो मेरी मदर को साइनस की थोड़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत हो जाती है ना। ये तो साइनस है ठीक है, फिर भी जिसको एक्चुअल में बचपन से मान लो दिक्कत है लंग से संबंधित, कितने बुरे हालात हैं। तो आप शरीर जिसका ठीक है, मतलब जो कहते ही हैं पुरानी जनरेशन हमारी कहती हुई आई है कि पहला सुख निरोगी काया,
तो बिल्कुल आप अगर स्वस्थ हैं, समस्या आपको नहीं मिली है, तो जीवन में आप खुश रहिए और अपने पे फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए, जो करना है अच्छे से खुशी से करिए। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है अपने आप में, यही देख लो आप। इवन बच्चा, व्यक्ति छोड़ो, आपको नहीं है और कल को ईश्वर ना करे या आपके आसपास किसी को है या बच्चे को हो जाए आपके, यू नेवर नो ना, आपके हाथ में नहीं है चीजें बहुत सारी। तो उस केस में माँ बाप का भी जीवन इतना आसान नहीं होता, बहुत चैलेंजिंग लाइफ होती है माँ बाप की भी, ठीक है ना। तो थैलेसीमिया की जब हम बात कर रहे हैं, तो थैलेसीमिया भी एक जेनेटिक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, मींस अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स है जो इनहेरिट करते हैं हम, जेनेटिक होते हैं, जो कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी या तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है या बहुत ही एब्सेंट मात्रा में होता है, बहुत कम में होता है। मान लीजिए नॉर्मल हीमोग्लोबिन नॉर्मल ब्लड में इतना है, थैलेसीमिया में बहुत कम मात्रा है या डिस्टॉर्टेड मात्रा है, उतनी मात्रा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इनका हीमोग्लोबिन ऑलमोस्ट कम ही रहता है। ये सब कुछ ठीक रखें, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ करके भी हीमोग्लोबिन जो है वो कम ही रहता है। तो थैलेसीमिया इसमें एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया, हीमोफीलिया हो गया। फिर एक और ब्लड रिलेटेड है, सिकल सेल डिजीज बोलते हैं, मींस hemolytic disorder characterized बाय क्रॉनिक एनीमिया। यानी इनको भी एनेमिक रहते हैं, यानी खून की सीवियर कमी होती है, पेनफुल इवेंट्स एंड वेरियस कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू एसोसिएटेड टिश्यू एंड ऑर्गन डैमेज। इसकी वजह से टिश्यू डैमेज, ऑर्गन डैमेज, ये सब भी हो सकता है। रेफर्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो वो सेल जिससे हीमोग्लोबिन रिलीज होता है उसमें ही प्रॉब्लम है, तो एक सिकल जैसी सेल की शेप बन जाती है, दराती जैसी खोखली सेल हो जाती है, वो हेल्दी सेल नहीं बन पाती। इसको हीमोलिक्टिक डिसऑर्डर भी कहते हैं, सिकल सेल डिजीज को। ये भी इसी के अंदर आता है ना। ये ऐसा नहीं, बहुत डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, बस आपको आइडिया होना चाहिए, तो आप एक नंबर का क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर देंगे अगर पूछ भी ले आपसे तो, ठीक है ना। तो रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं, जिसको फिर हम प्लाज्मा की बात करते हैं, ये वो। तो रेड ब्लड सेल में प्रॉब्लम है, ये सिकल सेल डिजीज में वो फॉर्म नहीं हो पाती, दराती की शेप की या थोड़ी खोखली टाइप की बनती है इसमें, ठीक है ना। हाँ हेल्प, हाँ मधुबाला, इनफ होगा जी। दीपशिखा, इतनी बात क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कवि देख लेते हैं। तो ये हुई सिकल सेल डिजीज की बात। अब आ जाते हैं पार्किंसंस डिजीज पे। पार्किंसंस डिजीज समझते हैं क्या कहती है पार्किंसंस डिजीज में, क्या है भाई। पार्किंसंस डिजीज मींस अ प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक प्रोग्रेशन में है, मतलब बद से बदतर होगी सिचुएशन, है ना। जैसे आप देखते हैं कैंसर में भी व्यक्ति बहुत तड़प तड़प के ही जान जाती है, और सीवियर खतरनाक ही होती जाती है स्थिति, डिक्लाइन की तरफ ही होती है। तो ये डिक्लाइन का मतलब है प्रोग्रेसिव डिजीज, मतलब बढ़ती जाएगी ये। आज अगर पता लगा है, धीरे 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 और स्थिति खराब ही होनी है, ठीक है। तो मींस अ प्रोग्रेसिव डिजीज, हाँ हाशिए के जैसी हो जाती है वो आपकी, हाशियाकार ब्लड, सिकल सेल डिजीज में जो है वो दराती जैसी शेप हो जाती है आपकी ब्लड सेल की, रेड ब्लड सेल की। means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity and slow imprecise movement। यानी इसका अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग, जो कंपन होती है जिसमें व्यक्ति में मांसपेशियों में कठोरता होती है, रिजिड हो जाती है और धीमी हो जाती है, मूवमेंट ठीक से नहीं कर पाता व्यक्ति, अनिश्चित गति जो है, इम्प्रिसिजन मूवमेंट, यानी ग्लास उठाना है गिर जाएगा, नहीं बैलेंस बनेगा। तो या फिर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से बॉडी को गाइड नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटीज करने में दिक्कत होती है फिजिकल मूवमेंट में। चीफली अफेक्टिंग मिडल एज्ड, होता जनरली या तो 40s में है या फिर एल्डरली लोगों को होता है। एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया ऑफ द ब्रेन एंड अ डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। जो डोपामिन देता है आपका, जो डोपामिन है बेसिकली केमिकल, वो जो केमिकल जैसे प्रोड्यूस होता है उसकी क्षमता में कमी आ जाती है, तो वो जिससे वो केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो ये कहानी है यहाँ पे कि पार्किंसंस डिजीज में स्लो हो जाएगा व्यक्ति, नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, जो कंपन है यानी ट्रेमोर वगैरह की दिक्कत इसमें आती है, झुक के चलेगा, मूवमेंट में दिक्कत है। मिडल एज्ड या फिर ओल्डर पीपल में जनरली ये मिलता है ना, कि पैरों में कंपन है, ट्रेमोर जिसको बोलते हैं, हाथ में कंपन हो सकती है, मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है। तो ये है कहानी पार्किंसंस की, जिसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। बहुत डिटेल में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डिटेल पूछता नहीं है। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक आध सवाल इस पे जरूर बन जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD बोलते हैं इसको, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, यानी तंत्रिका विकास संबंधी विकार जिनमें सामाजिक संपर्क और संचार में कमी आती है। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में आता है, यानी डेवलपमेंट के समय कम उम्र में ही पता चल जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड में ही 6 वर्ष से पहले पहले आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा जो है कुछ तो समस्या है, या तो फिर वो किस में आएगा, बाय इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, यानी समाज में जब लोग आते हैं जाते हैं तो घुलने मिलने में उतना कंफर्टेबल नहीं है, कम्युनिकेट करने में अपनी बात को कंफर्टेबल नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं करता बहुत बार। तो ये सब देखा जाता है ऑटिस्टिक बच्चे में। तंत्रिका विकास संबंधी विकार जिनमें सामाजिक संपर्क या सामाजिक संचार में कमी होती है। रेपिटेटिव एंड स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, मान लो किसी बात पे बच्चा डर गया, अब वो बार बार सेम बात बोलता रहेगा, रेपिटेटिव या स्टीरियोटाइप बिहेवियर, कोई चीज उठाना है कुछ करना है तो बार बार रिपीटेडली वही काम करता रहेगा। तो रेपिटेटिव एंड स्टीरियोटाइप्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के रूढ़िबद्ध पैटर्न। अनइवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी असमान बौद्धिक विकास होते हैं अक्सर बौद्धिक अक्षमता के साथ, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो अनइवन है, इवन नहीं है। ऑफन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कई बार कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, या तो बहुत बुद्धि से शार्प होते हैं या एकदम जो है डिक्लाइन का भी सामना यहां करना पड़ सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब सोचने समझने तर्क करने की क्षमता, इन सब पे प्रभाव पड़ता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ा जो है इसका एक तो कम्युनिकेशन और सोशल बिहेवियर में दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा समाज में घुलना मिलना, रूटीन में बहुत ज्यादा चेंज लाना बच्चों को दिक्कत दे सकता है ना। और कम्युनिकेट करने में, आई कांटेक्ट में, रेपिटेटिव या स्टीरियोटाइप्ड व्यवहार जो है, बार बार सेम बात को रिपीट करना, आई कांटेक्ट नहीं करना, अगर टाइम टेबल में बहुत ज्यादा चेंज है तो इनको दिक्कत होती है, रूटीन में बहुत ज्यादा चेंज है तो दिक्कत होती है। ये स्ट्रक्चर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं ऑटिस्टिक बच्चा, ये नहीं है कल आपने उठाया 3 बजे आज आपने उठा दिया 7 बजे। तो एक रूटीन में बेटर वर्क कर पाते हैं बच्चे जो हैं जिनको ऑटिज्म है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक पूरा छाता है, यानी पूरा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हैं न्यूरो डेवलपमेंटल वो आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, एडीडी हो सकता है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग मतलब सुन के प्रोसेस ना कर पाना, है ना, गिफ्टेड बच्चे तक भी इसमें आ सकते हैं, डेवलपमेंटल डिले, ओसीडी हो सकता है, बार बार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, रिपीटेटिवली कोई काम कर रहा है बच्चा, एंग्जाइटी, एडीएचडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जो आपकी डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये सब भी इसी स्पेक्ट्रम के अंदर आ जाती हैं। एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बच्चा ओवरली एक्टिव है, ओवरली एक्टिव है मतलब टिक के नहीं बैठ पाता, बोलने में कंपन होती है, एग्जैक्टली बोलने में कंपन होती है। तो ये सब एक पूरा अम्ब्रेला टर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके अंदर आ जाता है डेवलपमेंटल डिलेज, यानी समय से मान लीजिए जो 2 साल की उम्र में चलना बोलना कोई काम उठाना सामान ले जाना ये सब कर लेता है बच्चा, ये बच्चा 3 साल तक बोल ही नहीं पा रहा मान लो, तो वो डेवलपमेंटल डिले में आता है कि जिस उम्र तक जो विकास हो जाना चाहिए था वो नहीं हो रहा, धीमे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई कौशिक। अगर हम बात करते हैं एडीएचडी की या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज हम अलग से भी करेंगे जिसमें डिसलेक्सिया वगैरह पढ़ेंगे, एडीएचडी अभी हम साथ में पढ़ लेते हैं यहाँ पे, है ना। एडीएचडी देखो ये टाइप्स जो हैं डिसेबिलिटीज के इसमें बटी हुई है डिसेबिलिटी, यानी फिजिकल होगी, स्पीच रिलेटेड होगी, ये हम कर भी चुके हैं। एडीएचडी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एडीएचडी क्या है, ऑटिज्म पे जैसे हमने बात की अभी। एडीएचडी एडीएचडी एडी एडीएचडी, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसको हम, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, यानी अवधान में कमी, यानी अटेंशन ज्यादा देर टिक के नहीं बैठ पाता बच्चा एक जगह, अवधान, छोटे बच्चे होते भी हैं हाइपर एक्टिव, लेकिन 3 4 5 साल के बाद भी अगर दिख रहा है कि बिल्कुल ही नहीं बैठ पा रहा है टिक के, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। इवन अर्ली चाइल्डहुड के बाद अगर दिक्कत है 3 से 6 वर्ष के बाद भी। अवधान न्यूनता यानी डेफिसिट, ज्यादा देर टिक के एक जगह पे ध्यान नहीं लगा पाता बच्चा। हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रिय है, जरूरत से ज्यादा सक्रिय है, उछलता कूदते रहते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ना टिक के बैठते ही नहीं है, अति सक्रिय विकार कह लीजिए, ठीक, कि बच्चा टिक के नहीं बैठ पाता। जैसे ऑटिज्म में क्या है, वो रेपिटेटिव बिहेवियर करेगा, ठीक है, एडीएचडी।
अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बात सही है? अभी आएंगे इस पे। जरूरत नहीं पड़ती, पूछा नहीं जाता, अटेंशन डेफिसिट से ही संबंधित होता है दीपिका। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एक बच्चा है जो ज्यादा ध्यान लगा के पढ़ नहीं पाता, ज्यादा देर तक टिक के नहीं बैठ पाता और ओवर एक्टिव है, उछलता कूदता रहता है कभी इधर कभी उधर क्लास में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सच में एडीएचडी है या फिर इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है। और अगर एडीएचडी है बच्चे को तो उस केस में आपको ब्रेक्स में तोड़ना है चीजों को, ब्रेक थिंग्स इनटू पार्ट्स या टास्क्स। ब्रेक टास्क्स, जैसे अगर 30 मिनट का कोई नॉर्मल काम है तो इन बच्चों के लिए आप 5-5 मिनट के 6 पार्ट्स बना दीजिए, 10-10 मिनट के 3 पार्ट में कराइए इनको। ब्रेक टास्क इनटू पार्ट्स, तो आप टुकड़ों में तोड़ दीजिए टास्क्स को। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर है? नहीं, छोटे बच्चों को होता है जनरली गुंजन, मतलब एडीएचडी नहीं, वो हाइपर एक्टिव होते हैं तो ऐसा लग सकता है कि एडीएचडी है, बट अगर 6 साल की उम्र के बावजूद हमें ऐसा ही दिख रहा है तो दिक्कत है। हाँ, रील से बहुत लोगों का अटेंशन में डेफिसिट हुआ है, बट वो एक्चुअल डिसऑर्डर कहना उसको थोड़ा सा वो होगा, तो वो कहीं ना कहीं अंडरलाइंग होता है। कई बार पकड़ में बहुत लेट आता है, ऐसा भी होता है क्योंकि मात्रा भी कम होती है ना, जरूरी ना सब में सेम डिग्री हो, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बहुत तो हम में सब में ही होती है सारी चीजें। ठीक है ना? तो वो फिर आपको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा या स्पेशल एजुकेटर के पास लेके जाना पड़ेगा, गाइडेंस काउंसलर के पास लेके जाना पड़ेगा अगर आप एज अ टीचर नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये लक्षण है जिनका आपको पता होना चाहिए कि क्लास में हर तरह का बच्चा होगा, तो आपको आइडिया तो हो कि आप पकड़ लें वो चीज़, उस तरफ ध्यान दे पाए। एक बच्चा है जो बार बार खड़े होकर के देखता रहता है, तो हो सकता है उसकी आईसाइट वीक हो, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है ना? तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता अति सक्रिय विकार। ब्रेक करना है, टास्क को पार्ट्स में देना है, एक साथ बहुत लंबा टाइम तक इनको नहीं बिठाना है कि भाई जैसे मुझे अगर इंटरेस्ट है तो मैं 8 घंटे भी बैठ के पढ़ लूंगी, लेकिन अगर किसी को एडीएचडी है तो उसको आधे घंटे भी बिठाना, वो टास्क में फिर वो पार्ट्स में पढ़ेगा। और जिस दिन आपका ध्यान ना लग रहा हो पढ़ाई में, आप यही करके देखिए, सिंपल टेक्निक होती है, पोमोडोरो भी बोलते हैं। आप 25 मिनट का टाइमर लगाइए और चुपचाप से एक पेज पढ़ना शुरू कीजिए। 25 मिनट हो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, फिर आप ब्रेक ले लेना। अगर आप सोचोगे नहीं 3 घंटे पढ़ना है, तो 3 घंटे में तो आप सोचते ही रह जाओगे, आधे लोग तो पढ़ने ही नहीं बैठेंगे। जैसे रील आप 3 घंटे देख लेते हो 30-30 सेकंड की, पता नहीं लगता आपको 2 घंटे चले गए। और मूवी या फिर कोई इंटरव्यू या फिर किताब पढ़ने को कह दो 2 घंटे लगातार, तो आप कहोगे नहीं, फिर बोर हो जाओगे। ये हमारे माहौल ने भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रिगर किया हुआ है कि शॉर्ट हो गया, अटेंशन स्पैन हमारा इतना कम हो गया। अटेंशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वो मेडिटेशन से, थोड़ा बोर होने से, थोड़ा नेचर में रहने से, इन सबसे ठीक होता है। देखो अडल्ट में ये सिर्फ चाइल्ड में होता है, अडल्ट में भी हो सकता है। अडल्ट में हम में से, हम लोगों में कितने, कौन सी चीज किस मात्रा में होगी, बहुत लोगों में पकड़ में नहीं आ पाती, क्योंकि बचपन में कोई टेस्ट हुए नहीं होते, उतनी अवेयरनेस नहीं थी टीचर्स में भी, उस टाइम पे पढ़ते भी नहीं थे। और हमारे यहाँ इंडिया में उतना कल्चर भी नहीं है कि हर चीज का टेस्ट कराओ। यहाँ तो टेस्ट करा के अगर ब्लड टेस्ट भी करा लो और कुछ निकले ना, तो लोगों को लगता है पैसे बर्बाद हो गए, कि कुछ आया तो है नहीं। मतलब उनको लगता है कि पैसे जो है सफल तब होते जब कोई बीमारी आ जाती ब्लड टेस्ट में। तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, एक माइंडसेट भी ऐसा ही है। तो नीतू उसको स्पीच थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हो। अब माँ बाप थोड़े अवेयर हो रहे हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे जो है देख पाए शुरू से ही उनको उस तरह से। तो अटेंशन में अटेंशन डेफिसिट, फिर पहले डिस्ट्रैक्शन के भी साधन कम थे। तो कुल मिला के बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि आपको बचपन से एडीएचडी का कुछ असर रहा हो, या किसी को ठीक से भी हो बट कभी पकड़ में ही ना आया हो, तो अडल्टहुड में जाके टेस्ट कराया तब पता लगा। तो होता बचपन से ही, क्योंकि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। पकड़ में बाद में आ रहा है वो एक अलग बात है। जैसे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो टीनेज में ही ट्रिगर होते हैं, मतलब वो है बचपन से लेकिन वो पीक पे चला जाएगा क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं उस उम्र में। तो टास्क को आप ब्रेक कर देंगे अगर एडीएचडी है तो, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, वो सब फिर ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। एक्चुअल में खाली अगर ऑटिज्म लिखा हुआ है तो उसका मतलब है बच्चों को कम्युनिकेशन में दिक्कत है, रूटीन वर्क आप उसको कराइए बहुत ज्यादा, उसके आसपास चेंजेस मत लेकर के आइए। तो ये जितने भी एएसडी हुआ, यानी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है या डेवलपमेंटल डिलेज है, जो शुरुआती उम्र में, जो डेवलपमेंट के समय पता चल जाता है। ठीक, क्लियर है? किसके एग्जाम्पल देने तारतीला बताओ।
तो अगर हम देखें यहां पे सिम्टम्स बिगिन इन अर्ली चाइल्डहुड, ये जो सिम्टम्स हैं इन सारे ही डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के, वो बचपन में यानी पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष में ही शुरू हो जाते हैं, फिर वो बाद में और दिखेंगे आपको, उभर के आएंगे। द कॉज इन मोस्ट चिल्ड्रन इज अननोन, कई बार कॉज हमें पता ही नहीं होता, कई बार ये न्यूरो डेवलपमेंटल जेनेटिक हो सकता है, कई बार ये एनवायरमेंटल हो सकता है, कई बार 50 चीजें हो सकती है, सब मिलके जो है निकल के आता है। तो अननोन होते हैं कई बार रीजन, ऐसा नहीं कि इनमें दिमाग की कोई कमी है या आईक्यू कम है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो द कॉज इन मोस्ट चिल्ड्रन इज अननोन ऑल्दो एविडेंस सपोर्ट्स अ जेनेटिक कंपोनेंट, एविडेंस जो है वो ये बताता है कि एक जेनेटिक कंपोनेंट रहता है, ये नहीं कि पूरी तरह से जेनेटिक है, बट हाँ ये कंपोनेंट रहता है। और जो ये कंपोनेंट है बेसिकली एडीएचडी हो, डिसलेक्सिया हो, ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में, ये तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं उनको, न्यूरो डेवलपमेंटल बोलते हैं। जो डिसलेक्सिया वगैरह हैं बेसिकली इनको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते आप, इनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक कंपोनेंट इन सम पेशेंट्स द डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय अ मेडिकल कंडीशन, कई बार कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है उसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। तो अधिकांश बच्चों में इसका कारण अज्ञात है, ज्यादातर में पता ही नहीं लगता किस वजह से हुआ, ऑटिज्म क्यों है, एडीएचडी क्यों है, हो सकता है पिताजी को ना हो या दिख ना रहा हो फिर भी बच्चे को हो जाए। हालांकि साक्ष्य इसके आनुवांशिक घटक का समर्थन करते हैं कि कुछ एक हेरिडेटरी कंपोनेंट इसमें होता है, विकार किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण हो सकता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। हाँ वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता जेबा, ये मैनेज ही किए जाते हैं, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि क्योर हो जाए ये सब चीजें। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, कुष्ठ रोग जो जिसका इलाज संभव है, वो वाले कुष्ठ रोग की बात हो रही है। एक होता है जो इलाज ही नहीं हो सकता, जिस लेप्रोसी का, है ना। और मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन क्योर्ड ऑफ लेप्रोसी बट इज सफरिंग फ्रॉम, तो क्योर तो हो गया लेकिन सफर कर रहा है फिर भी। लॉस ऑफ सेंसेशन इन हैंड्स, हैंड्स में सेंसेशन चली जाती है और फीट में, एज वेल एज इन द आई एंड आईलिड बट विद नो मैनिफेस्ट डिफॉर्मिटी, दिख नहीं रही आपको लेकिन सेंसेशन जो है हाथों से पैरों से चली जाती है, वो एक चीज है। एक्सट्रीम फिजिकल डिफॉर्मिटी इसकी जरूरत नहीं है आपको। कुष्ठ रोग बस आपको आइडिया हो कि जो लेप्रोसी क्योर्ड है, जिसका क्योर इलाज संभव है कुष्ठ रोग का, वो वाला इसमें आता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं कुछ, मींस अ कंडीशन दैट हैज इट्स ओरिजिन इन सम पार्ट ऑफ पर्संस नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम से जनरेटेड कोई एक डिसेबिलिटी है, एक कंडीशन है, लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड और मार्क्ड बाय फ्रीक्वेंट रिकरेंस, बार बार होता रहता है या फिर लंबे समय तक चलता है कोई एपिसोड, हो सकता है कोई बाइपोलर डिसऑर्डर हो, कुछ और कोई और डिसऑर्डर हो, तो ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये आपका नर्वस सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर्स में आता है। बात सही है। थैलेसीमिया में कभी भी आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा बढ़ेगा नहीं, चाहे आप कितना भी खा रहे होंगे, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, फिर जिसको जिस सीवियरिटी का होगा वो उस हिसाब से आएगा। मेंटल इलनेस इसमें आ जाती है, सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ये इसमें आपका जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो मेंटल इलनेस में आते हैं, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे वो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, ओसीडी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, ईटिंग डिसऑर्डर हो, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हो, वो सब इसमें आ जाते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटीज में क्या है कि एक साथ दो डिसेबिलिटी है, बच्चा सुन भी नहीं पाता, ब्लाइंड भी है और डेफ भी है, बोल भी नहीं पाता, तो ये मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ जाएगा। इतना ही आपके काम का है, बहुत ज्यादा इसको ऐसा नहीं है कि आपको पीएचडी कर लेनी है इसके साथ, ये आप देख लो यहाँ पे। अच्छा इसके साथ अब मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीजें और बता दूं जो स्पेसिफिक, जो आपकी स्पेसिफिक इसमें आती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज में। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर डिसलेक्सिया और ये सब आते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, ये 3-4 इंपॉर्टेंट हैं। एंग्जाइटी में ऑब्सेसिव है, वो भी इतनी चिंता है, दुश्चिंता कहते हैं हम इसको, तो फ्यूचर में जनरली होती है एंग्जाइटी कि आपको फ्यूचर की चिंता है, तो कुछ लोगों में बाद में किसी रीजन से ट्रिगर हो जाती है। आजकल थोड़ी बहुत एंग्जाइटी सब में ही है, जीवन ऐसा बन गया है, किसी में किसी एक इंसिडेंट के बाद जो है एंग्शियस, आप एक अलग तरह की एंग्जाइटी आप महसूस करेंगे शायद जो आपने जीवन में ना की हो। घर में डेथ, कोई ब्रेकअप की बात कर सकता है, कोई युद्ध में गया था मान लीजिए और वहां से युद्ध से आया तो जीवन भर वही सपने आ रहे हैं, तो बहुत सारे रीजंस उसके हो सकते हैं। पार्किंसंस में मूवमेंट जो है वो आपका इम्पैक्ट हो जाता है, व्यक्ति जो है उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाता, चलने फिरने में झुक के चलेगा, पकड़ने में चीजें दिक्कत होगी, कंपन होती है हाथों में पैरों में, ये सब चीजें हैं। देखिए तो अब फटाफट से जो काम का है अपना स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, जिसमें डिसलेक्सिया आप पढ़ते हैं। डिसलेक्सिया तारे जमीन पर याद कीजिए, ईशान अवस्थी, कई बार पता ही नहीं लग पाता इन बच्चों का और ये कॉमन है, हो जाती हैं दिक्कतें, मिलते हैं बच्चे स्कूल में। तो डिस का मतलब ये कोई चीज फंक्शनल नहीं है,
डिसलेक्सिया ही बोलेंगे हिंदी में भी। ये एक रीडिंग डिसऑर्डर है। क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन संबंधी विकार है। रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर, पठन संबंधी विकार। पठन, एक मिनट रुकना। पठन संबंधी विकार। बच्चा इसमें रिवर्स में पढ़ सकता है ना, उसको वर्ड जो है रिवर्स में दिख सकते हैं। जैसे 6 को 9 पढ़ सकता है, डैड को बैड पढ़ सकता है। डी और बी में जो डिफरेंस करने में बचपन में सबको ही होती है दिक्कत। 100 को वॉस पढ़ सकता है ना, उल्टा पढ़ लेता है कई बार। ठीक है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है। ठीक है, 100 को वॉस पढ़ सकता है, रिवर्स में पढ़ लेता है। लेटर्स के बीच में बी को डी समझना एग्जैक्टली डिफरेंस नहीं कर पाता, तो ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। उसके ब्रेन में जो इमेज बन रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, जिसमें जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है हल्का सा, वो उसकी वजह से। बमन ईरानी, बहुत सारे लोगों को डिसलेक्सिया है, मतलब जो फेमस भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोगों में होता है डिसलेक्सिक प्रॉब्लम्स। तो बच्चा पढ़ने में दिक्कत होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी चीज़ें नहीं कर सकता। तो आपको वो मेथड हो सकता है प्रिंटेड शीट का इस्तेमाल करना पड़े। तो ज़रूरी नहीं है। आप बच्चों को पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी है, तो ईशान अवस्थी को जब पढ़ने के लिए खड़ा करते थे तो उसको लेटर्स दिमाग में अजीब से उड़ने लगते थे, तारे ज़मीन पर, अगर आपने देखी हो तो वो यहाँ पे जो है, ये आपका डिसलेक्सिक बच्चों को ये समस्या हो सकती है। ठीक है ना, हो क्या सकती है, होगी ही, कि वो पढ़ने में उसको एंग्जाइटी होगी पढ़ने के अराउंड, या पढ़ेगा तो रिवर्स में पढ़ सकता है लेटर्स को। तो डिसलेक्सिया जो है पढ़ने से संबंधित विकार है। और ये बात आप मान के चलेंगे कि अगर ऑप्शन में पढ़ना और लिखना दोनों दिया है तब भी ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति गलत पढ़ता है क्या वो सही लिखेगा? तो अगर मैंने बैड को डैड पढ़ा है तो मैं लिखूंगी भी तो डैड ही फिर। समझ रहे हो? तो कई बार लिखने में भी इम्पैक्ट इसकी वजह से आता है। डिसग्राफिया पे आ जाते हैं। सेकंड, डिसग्राफिया क्या कहता है? डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या कहता है भाई? डिसग्राफिया, ग्राफिया का मतलब ही है ग्राफ, हाथ से बनाते हो ये मान लेना। ठीक, मतलब राइटिंग, राइटिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर, यानी लेखन संबंधी विकार। लेखन संबंधी विकार। ठीक है, मतलब क्या है? पता चल जाएगा। देखो, डिसलेक्सिया सिर्फ चाइल्ड को ही होता है। जो भी व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है ना कि ये सिर्फ बच्चों को होता है, बड़ों को भी हो सकता है। बड़ों को होगा नहीं, पहचान बाद में हुई होगी जब बड़ा हुआ है, होगा तो बचपन से ही। ये अचानक से नहीं हो सकता कि एक दिन उठे आप 27 साल की उम्र में और आपको डिसलेक्सिया निकल आया। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं, कैंसर थोड़ी अचानक से हो गया पता ही नहीं लगा। ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसका पता बाद में चलेगा, बट ये होगा छोटी उम्र से ही, अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होगा। और उस सिचुएशन बाद में पहुंची होगी, ट्रिगर उस लेवल पे हो सकता है बाद में हुआ हो कि नजर में आए। कई बार ऐसा कुछ केसेस में हो सकता है। डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है। बच्चे की राइटिंग इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य ही नहीं होती, आप पढ़ ही नहीं पाओगे ऐसी राइटिंग होती है, डॉक्टर्स वाली एकदम इलेजिबल राइटिंग। पढ़ने योग्य ही नहीं होती राइटिंग, जो है पढ़ने योग्य ही नहीं होती राइटिंग, अपठन योग्य कह लो। तो वो कुछ भी स्क्रिबल इस तरह से करेंगे, आपको पढ़ने में ही नहीं आएंगे इनके लेटर्स, जिसको डिस्ग्राफिया है। डॉक्टर्स को डिस्ग्राफिया होता नहीं है, वो लिखते उस तरह से, उनका स्टाइल है। तो लिखने के अराउंड इस बच्चे को दिक्कत होगी, तो आप लिखवाने की बजाय कोई और काम, ओरल सवाल पूछ लो, कुछ प्रिंटेड दे दो मटेरियल। वो आपको देखना है कि अगर डिस्ग्राफिया है तो लिखने संबंधित विकार है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे। लेजिबल नहीं होती इनकी राइटिंग, इलेजिबल होती है। ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ लिया, डिस्ग्राफिया पढ़ लिया, और क्या होता है आपका? डिस्फेजिया।
जो मुख्य मुख्य हैं वही हम कर रहे हैं क्योंकि वही पूछे जाते हैं जनरली। डिस्फेजिया, अफेजिया भी कह देते हैं, है ना। ये अ भी लग जाता है, उसमें हल्का सा डिफरेंस होता है, बट आप समझ जाना है ना, आप समझ जाना कि बात इसी की हो रही है। नहीं, ये हल्के फुल्का किसी को वर्ड लिखने में दिक्कत हो रही है वो डिसग्राफिया नहीं है। डिसग्राफिया में आप पढ़ नहीं पाएंगे अगले की राइटिंग, वो फॉर्म नहीं हो पाते हैं लेटर्स ठीक से। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया क्या है भाई? डिस्फेजिया देख लेते हैं। डिस्फेजिया की जब आप बात कर रहे हैं तो ये आपका लैंग्वेज संबंधित दिक्कत है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है। यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें भाषा को कॉम्प्रीहेंड करने यानी समझ पाने में, कि सामने वाला क्या कह रहा है ये समझ पाने में दिक्कत होती है और अपनी बात कहने में दिक्कत होती है। तो कॉम्प्रीहेंड करने में, समझने में भाषा को, कि मैंने जो बोला है वो आप सुन के समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो डिसफेजिया में आता है। या अपनी बात ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये डिस्फेजिया है। पढ़ना मेजरली डिसलेक्सिया होता है, लेकिन पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या है तो डिसलेक्सिया होगा, सिर्फ लिखने में है तो डिस्ग्राफिया है। हाँ, डिस्कैलकुलिया होता है, बिल्कुल सही बात है रेशमा, आस्था। डिस्कैलकुलिया पढ़ेंगे अब इसके बाद, जो भी मुख्य मुख्य हैं वो पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि उन्हीं से आते हैं सवाल जनरली। डिस्कैलकुलिया, कैलकुलेशन, नाम से समझ रहे हो आप, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी व्यक्ति को, है ना। डिस्कैलकुलिया गणन संबंधी विकार भी बोल देते हैं इसको हिंदी में, कि गणना करने में दिक्कत होगी। गणन संबंधी विकार, संबंधी विकार, गणना करने में दिक्कत होगी, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है यहाँ पे, कैलकुलेशन की प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं कैलकुलेशन कमजोर है उसको डिसकैलकुलिया मत कह देना, वो हो सकता है समझ में ना आया हो बच्चे को, ठीक है ना। 7:30 कोशिश करूंगी यार, ले ही लूंगी क्लास, कल भी मैंने छुट्टी की थी तो मैं किसी भी तरह मैनेज करके ले लूंगी। कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन गड़बड़ कर देता है बच्चा, इसमें व्यक्ति को जो है गणना करने में प्रॉब्लम आती है डिसकैलकुलिया में। बहुत सिंपल सिंपल सवाल ऐसे ही आते हैं इससे, ये आपको पता होने चाहिए। एक डिस्प्रेक्सिया भी होता है जिसकी वजह से कई बार लिखने में भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ मोटर स्किल्स का खेल है, पेन पकड़ने में दिक्कत होगी। डिस्प्रेक्सिया, 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 ठीक। तो डिस्प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है व्यक्ति को, कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर स्किल्स, यानी गतिक कौशल, चलने फिरने, पकड़ने किसी चीज को, इन सब में दिक्कत होती है। तो पेन पकड़ने में अगर मोटर स्किल्स कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही हैं, टाई लगाने में, जूते के फीते बांधने में, पेन पकड़ के लिखने में, क्योंकि ये ग्रिप ही नहीं बन पा रही है, तो ऐसा नहीं है कि उसको राइटिंग इसलिए खराब हो रही है क्योंकि डिसलेक्सिया है, डिस्प्रेक्सिया है तो वो लिखने में भी दिक्कत उसकी आपको दिखेगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर स्किल्स डिस्प्रेक्सिया है। हाँ, नहीं, अगर कम्युनिकेशन के टाइम कोई ब्लैंक हो जा रहा है तो 50 रीजन हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो डिस्फेजिया ही हो। उसको डिस्फेजिया में तो बात समझ के, सुन के समझने में, अपनी बात कहने में ही बहुत समस्या है, वो समझ नहीं पाएगा, कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि क्या क्या रहे हैं आप। वो जो आप ब्लैंक होने की बात कर रहे हैं वो आजकल हम सबकी अटेंशन की बैंड बजी हुई है, ध्यान हमारा आधी टाइम कहीं और होता है, हम अपने दिमाग में होते हैं, है ना, नंब होते हैं कई बार। कई बार हो सकता है आप डिप्रेस्ड हो सकता है आपको एंग्जाइटी हो सकता है आप किसी स्ट्रेस में हो, 50 रीजन है ब्लैंक होने के, तो वो हम सब होते हैं कभी ना कभी। जब ये चीज थोड़ी आगे चली जाए, और वो बचपन से पता लग जाता है, पैटर्न्स होते हैं अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज में आती है। डिस्मॉर्फिया होता है आपको अपनी बॉडी डिस्टॉर्टेड दिखती है, मतलब आप शीशे में देखेंगे आपको लगता है कि यार मैं तो अजीब दिखता हूं, तो वो बॉडी का एक फियर है कहीं ना कहीं, कि आपको लगता है आप अजीब दिख रहे हैं। जैसे करण जौहर, आई थिंक करण जौहर अभी किसी इंटरव्यू में बोल रहे थे, कोई रील वील मैंने देखी होगी, कि उनको डिस्मॉर्फिया है, बॉडी डिस्मॉर्फिया, मतलब दे कांट सी, मतलब पीपल लाइक हिम जिनको भी डिस्मॉर्फिया होता है, दे कांट सी देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर,
नॉर्मल मिरर में देखते हैं तो नॉर्मल इंसान को आप खुद को देखिए बेयर बॉडी, ऐसे नहीं कि कपड़े पहन के भी दिक्कत होती है डिस्मोर्फिया वाले को, तो और वैसे भी बिना कपड़ों के भी। तो बहुत सारे लोग तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, वो खुद को नहीं देख पाते, उनको लगता है मैं बहुत अजीब हूं, मेरी बॉडी ऐसी है वैसी है। थोड़ा बहुत तो लगता है लोगों को, बॉडी का फियर आजकल इतना कॉमन हो गया क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है ना, कि हमें लगता है कि नहीं नहीं, जब तक सिक्स पैक एब्स नहीं है तो तब तक तो ठीक ही नहीं है। हालांकि अगर आप मेहनत करेंगे, जिम जाएंगे 4 दिन, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे ये हम लोगों की जो नॉर्मल चीज है ना कि थोड़ा बहुत सबको होता है, ये उससे आगे की बात है कि इतना ज्यादा है कि व्यक्ति जी नहीं पा रहा, उसकी वजह से उसकी लाइफ हैम्पर हो रही है, उस लेवल पे होती हैं ये चीजें। एक डिस्टोपिया होता है, यूटोपिया होता है, सब अच्छा लगता है, डिस्टोपिया में सब उजड़ा उजड़ा लगता है, दुनिया बेकार, मैं बेकार, सब बेकार, वो डिस्टोपिया है। बट वो जनरल नहीं पूछता, आपसे डिस्फेजिया पूछ लेता है, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर्स की तरफ चले जाते हैं। फिर इन बच्चों को, डिस्ग्राफिया वाले को, डिस्कैलकुलिया वाले को, डिसलेक्सिया वाले को, ऐसा नहीं कि इनको कोई मेंटली इस लेवल पे दिक्कत है कि ये पढ़ नहीं सकते या इनको इंटेलिजेंस के स्तर में कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सीख सकते हैं, बस आपको मेथड में चेंजेस लाने हैं, बस इनको आपको पकड़ना है कि कहाँ दिक्कत है, किसको कौन सी प्रॉब्लम है, ताकि आप आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से अपने टीचिंग मेथड में चेंजेस ला सको। ठीक है ना निशा? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल।